देखो बच्चों, मेरा नाम है विश्व विवेक शर्मा। और इन शॉर्ट मेरा जो नेम है वो आप सबको पता होगा। जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देता हूँ। मेरा शॉर्ट नेम है वीवीएस। आपको ये याद रखना है। और मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बरेली एंड मैंने कोर्स किया हुआ है उसके बाद मास्टर्स का आईआईटी रुड़की से। ठीक है। और करीब 6 साल हो गए मुझे आईआईटी की कोचिंग पढ़ाते हुए। और बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं मेरे से। एंड आज से केमिस्ट्री का जो पोर्शन है सारा का सारा आगे का बचा हुआ वो सारा का सारा मैं आपको कराने वाला हूँ। अब मेरे को फटाफट से कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि कितना सिलेबस आपका हो चुका है और कितना आपका रह गया है। क्या क्या चीजें आपकी रह गई हैं, मतलब कितना अब तक आपका कंप्लीट हुआ है, ये मेरे को आप बता दीजिए। सर आप सर मेरा भी चैट प्राइवेट कर 4 का दीजिएगा। रिवीजन चल रहा था। सर चैट प्राइवेट। हेलो। हेलो सर, चाहे सीआईपी प्राइवेट कर सिस्टम दो पर एंड सर म्यूट ऑल कर दो। यार ये म्यूट कहाँ से होगा यार, कहाँ गया? अरे प्लीज मीटिंग म्यूट सेटिंग्स कर में दो। होगा सर, मीटिंग सेटिंग्स में जाके नीचे सिक्योरिटी में भी आएगा। Ctrl+M दबा दो सर। सर सिक्योरिटी में आएगा नीचे। ओके। Ctrl+M। सर आरडक हो गया नहीं हुआ? मैं ही म्यूट हो गया यार ये तो। इसका म्यूट का ऑप्शन आई डोंट नो यार कहाँ से आता है। एक मिनट। एक मिनट। हाँ ओके, डन डन। चलो। हाँ तो भैया कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख के आप मेरे को बता दो किसका क्या हो गया। हाँ, जो हैंड रेज करेगा उसी को अनम्यूट करेंगे। कूल। सीआईपी के 4 रूल हो गए हैं। ओके। और भूमि इसके बाद और प्रोबेबली अभी आपका क्या चल रहा था? आइसोमेरिज्म चल रहा है, आरएस चल रहा था, डीएल चल रहा था। ओके। सो अब क्या करना है? आरएस डीएल हो गया। अच्छा, आपका इनऑर्गेनिक वाला जो ऑर्गेनिक वाला जीओसी वाला पार्ट है उसके अंदर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया है क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट, आइसोमेरिज्म स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके। एक बार मैं ना आप लोग कोई मेरे को कंफर्मली बता सकता है बोल के, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी तो हैंड रेज करो जो मेरे को सारी जानकारी सही से दे सकता है। ओके चलिए मैं इनको अनम्यूट करता हूं। कौन है? वरदान। चलो। हाँ बताइए। सर ज्योमेट्रिकल सर ने स्टार्ट किया था और सर उसमें सिस्ट्रांस और ई एंड जेड वाली आइसोमेरिज्म वो करा चुके हैं सर हमें। ओके। हाँ और सर, उसमें ई एंड जेड रूल में सीआईपी सिस्टम कराया था, उसके रूल्स लिखवाए थे। तो प्रोबेबली ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है ना? हाँ सर। ठीक है। ओके। और जीओसी का कौन सा पार्ट आपका रह गया है? एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म सर स्टार्ट किया था बस सर ने, और उसमें ज्योमेट्रिकल कराया बस। अच्छा, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? नहीं सर, वो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा। ओके कूल। चलो, स्टीरियो में एक पार्ट कराया बस ज्योमेट्रिकल। स्टीरियो में एक ही पार्ट कराया। ओके ठीक है। यस सर। ओके चलो। तो बच्चों देखो क्या है ना, सीन क्या है, सिनेरियो क्या है। जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो किसी दिन हम आपस में डिस्कस करके या फिर आपको टीम के साथ डिस्कस करके आपको उसकी एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करके आपका करा दिया जाएगा वो वाला पार्ट। फिलहाल आज का जो टॉपिक, आज का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है आपका एल्काइल हैलाइड, जो शायद आपको कन्वे किया गया होगा मैसेज, आई थिंक, है ना? और अगर कन्वे नहीं किया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। आकाश कुमार पूछ रहे हैं सर आज नरेंद्र सर नहीं आएंगे। बेटा अगर नरेंद्र सर आते तो मैं नहीं आता ना, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझेंगे कि नरेंद्र सर आज नहीं आ रहे, आज वीवीएस सर ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। ओके। और कुछ
और मृदुल क्या कहना चाहते हैं? हाँ बताइए, बोलिए। अरे यार म्यूट हो गए। नमस्ते सर। नमस्ते, बस इतना ही कहना है? सर सर जो पिछले बार एक सर आए थे वो भी नए थे सर, उन्होंने फॉर्म कराई थी ईजेड वाला, वहां पर उन्होंने 4 रूल कराए थे। वो कह रहे थे कि एक रूल अभी भी बच रहा है, पर वो हमें कंफर्म नहीं है वो कौन सा करवाना चाह रहे थे, क्योंकि उस टाइम क्लास का टाइम हो चुका था। ठीक है। तो सर थोड़ा सा वो रह रहा है, क्योंकि सर ने जाते वक्त कहा था कि एक रूल रह रहा है इसका। तो सर देखो मैं क्या है ना कि आपके Yes, sir. सर ने जो भी कराया होगा, मेरे को एक बार उनका लेक्चर वीडियो देखना पड़ेगा कि उनने कितना कराया है। Yes, तो मैं sir, उसके yes, बाद आपका वो डिटेल जो भी बचेगा वो मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में या किसी दिन जीओसी का एक परफेक्ट लेक्चर रखेंगे, प्लान करेंगे और उसमें आपका करा देंगे। ठीक है? ओके ओके सर, ओके ओके, चलो ठीक है। बाकी लोग जो भी हैंड रेज कर रहे हैं थोड़ा सा वेट करिए। आप इतना तेजी से अगर भागेंगे तो फिर बेटा प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस पीछे जाएगा। तो अब अपन क्या काम करते हैं, सबसे सिंपल एक तरीका है कि जो भी हमारा लेक्चर है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। और लेक्चर का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, हैलोजन डेरिवेटिव है और इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, हैलोजन डेरिवेटिव। अब उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आप जेई के बच्चे हैं, आईआईटी जेई के बच्चे हैं, तो ये आपने 11th में कुछ ना कुछ तो इसके बारे में पढ़ा होगा कि हैलोजन एक्चुअली होते क्या है ना? पता है ना सबको हैलोजन के बारे में? कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें, लेकिन कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दूं कि एक 2 नाम होंगे, एक होगा विश्व विवेक शर्मा और एक होगा विश्व विवेक शर्मा एम। तो आप एम वाले पे मैसेज करें तो मेरे तक कन्वे होगा। ठीक है? तो हैलोजन डेरिवेटिव की अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअली ये है क्या हैलोजन डेरिवेटिव, तो जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से काम करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग किस तरीके से होती है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग वाला पार्ट आप पढ़ चुके हैं। सिंपल आपने एल्केन वाला पार्ट पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं कि एल्केन आपने सबने पढ़ा होगा। एल्केन के साथ आपने एक एल्कीन वाला पार्ट भी पढ़ा होगा, एल्कीन भी सबने क्लियर कर लिया होगा 11th में, और एल्काइन वाला पार्ट भी आपने 11th में क्लियर कर लिया होगा। ठीक है? अब क्या होता है कि आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है जहां पे आपका कार्बन और हाइड्रोजन का ही कंपाउंड आपके पास दिया हुआ है, जिसमें आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन टाइप के जो कंपाउंड है वो बनते हैं। ठीक है? ऑल क्लियर? ओके। सो हम बात कर रहे थे कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 2 ग्रुप हैं, एक है ग्रुप 18 और एक है ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 आपका हेलोजन ग्रुप होता है, हेलोजन फैमिली होती है, और इस हेलोजन फैमिली का ही आपका कंपाउंड, आपका जो मॉलिक्यूल है हेलोजन फैमिली का, वही अगर हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो उसको हम बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का सीधा सा मतलब यह है कि आप क्या कर रहे हो कि भैया आपने सीधे सीधे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पकड़ा और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कार्बन के साथ अटैच हैं उनको निकाल निकाल के नए ग्रुप लगाते गए, नए हाइड्रोकार्बन नए ग्रुप्स लगाते जाओगे, तो उसका आपका क्या बनता जाएगा? डेरिवेटिव आपका बनता जाएगा। ठीक है? ओके। मानविंदर सर बहुत बढ़िया है, सारे लोग बढ़िया हैं, तो फिलहाल अपन यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो ये आपकी पूरी कहानी है, इस तरीके से ये चलता रहेगा, हेलोजन डेरिवेटिव आपका बन जाएगा। अब देखिएगा क्या होता है कि आप लोगों को शायद बेसिक कराया गया होगा, जिनको नहीं कराया गया उनकी कोई बात नहीं, जिनको कराया गया उनका बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं कराया गया उनको आज मैं बहुत ही बेसिक पार्ट आपका हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर कराऊंगा। तो आप सारे लोग, और बीच बीच में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप सारे लोग वहां पे कंटिन्यू अटेंड करते रहिएगा। ठीक है? अभी भी लैग कर रहा है क्या यार? ये फालतू की बातें कर रहा है कि अभी लैग कर रहा है? ठीक है? ओके। अब आगे बात करते हैं। देखो आपको शायद पता होगा कि हेलोजन डेरिवेटिव कितने तरीके के होंगे, तो हम यहां पे उसको क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट में। देखो बेटा ध्यान, अपनी जगह है और सीखना अपनी जगह है। अगर आप लोग नहीं सीखेंगे, नहीं सीखना चाहेंगे, तो प्रॉब्लम आप ही को होगी आगे चल के। ठीक है? मैं यहाँ पे आपके लिए सिखाने के लिए आया हूं, तो प्लीज कोऑपरेट करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? ये आपका क्लासरूम नहीं है जो हम वहां पे डिस्कस कर लेते थे आमने सामने,
ये आपका ऑनलाइन क्लासेस है, यहाँ पे आपके अलावा बहुत सारे लोग सुनते भी हैं। तो यहाँ पे हमने हेलोजन डेरिवेटिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और एक और बात मैं बता दूं, जिसको भी कुछ भी लिखना है तो कमेंट सेक्शन में लिखे विश्व विवेक शर्मा एम पे, ठीक है। फालतू का हैंड रेज तब करिएगा जब आपको डाउट पूछा जाए या डाउट आए आपको। तो हमारे पास 2 तरीके के आपके हेलोजन डेरिवेटिव होंगे, एक आपका सैचुरेटेड होगा और एक आपका क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। आइए क्लियर करते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को। आइए फटाफट से मैं आपसे पूछता हूं कि सैचुरेटेड हमारे पास अगर हेलोजन डेरिवेटिव है तो मेरा सवाल आपसे ये है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे सारे लोग, कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? फटाफट से लिखते जाइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं सारे सेक्शन के सारे कमेंट पढ़ूंगा। वैभव, नमन, मृदुल, भूमि, विकास, वरदान, धीरज, बहुत बढ़िया। तो आप सब लोगों को ये तो पता है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, ग्रेट। तो जब हम सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलती है sp3, और इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह है कि कार्बन बेटा कहीं पे भी लगा होगा, कार्बन कहीं पे भी लगा होगा, उसके 4 बॉन्ड आपके बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड आपके बनेंगे। इसके अपार्ट अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन आपकी कितनी होगी? मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में? मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में? क्योंकि आप लोग जेई के हैं तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। आप लोगों को फाइट बहुत लंबी मारनी है, ठीक है, और साथ साथ दौड़ते चले जाएंगे तो आपको मजा आएगा। तो अनसैचुरेटेड की अगर अपन चर्चा कर रहे हैं, अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन की सबसे बढ़िया कहानी यह है कि इसके अंदर एक आपका मिनिमम एक पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमम एक पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। कब? जब आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकता है अनसैचुरेटेड में, कोई बताएगा उसका नाम क्या होगा? अनसैचुरेटेड में एक और आपका हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगा, वो क्या होगा? आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे अगर हम अनसैचुरेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हमको देखने को मिलेंगे। ये 2 पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर 2 अलग अलग आपके बॉन्ड के फॉर्म में भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सबको आता है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि ये जो पाई बॉन्ड को जो हम इंक्लूड नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, कोई बताएगा इसका रीजन क्या होता है? पाई बॉन्ड को हम इंक्लूड नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, इसका रीजन क्या होता है? कोई बताएगा? पाई बॉन्ड को जो हम इंक्लूड नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, इसका रीजन क्या होता है? तुषार ने हैंड रेज किया है। ओके तुषार, तुम्हारी बात सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। कहाँ गए तुषार? हाँ जी बोलिए। क्या हुआ? कोई नहीं बोल रहा क्या? ओके चलो यार मैं ही बोलता हूं। मैंने सवाल पूछा था। ओके बिकॉज वो स्टेशनरी नहीं होते। ओके तुष्टि कुलश्रेष्ठ की बोर्ड वाले, हाँ जी बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ बच्चों। जिन लोगों के लिए मैं पहले ही बता दूं, क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो पूरी कहानी है वो बिल्कुल बेसिक से ही है। अभी मैंने कुछ भी बहुत ज्यादा हाई पावर नहीं पढ़ाना है, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाना है। तो जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो आपके पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड आपका पार्टिसिपेट नहीं करते किसके अंदर? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। उसका रीजन क्या है कि इनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो आपका कैसा होता है? केवल क्लाउड शेयरिंग होती है, वो भी बहुत दूर से। वो एक आपका डायरेक्शनल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते। वो कैसा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते? डायरेक्शनल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते। इसीलिए उनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपका हमेशा परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर बनता है। बॉन्ड इस तरीके से अगर फॉर्म होगा तो इसी के परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप चाहे इनको ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, इनके ज्योमेट्री में इनका कोई रोल नहीं होता। जबकि आपका लोन पेयर होगा या आपका सिग्मा बॉन्ड होगा,
वो आपका क्या है, डायरेक्शनल बॉन्ड है, तो उसका आपका एक रोल होता है जिसकी वजह से हम वहां पे क्या करते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं, उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत बेसिक सा केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, जहां पे मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस तरीके का होगा। तो सैचुरेटेड होंगे, एक आपका अनसैचुरेटेड होगा, इस तरीके के आपके आ जाएंगे। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन अपन कर सकते हैं। क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है? एसाइक्लिक एंड साइक्लिक, है ना, एसाइक्लिक और साइक्लिक। इसमें कोई मेरे को बताएगा एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? एसाइक्लिक, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, ज्यादा आ रही है क्या बैकग्राउंड नॉइज? अभी तो नहीं आनी चाहिए वैसे मेरी। ओके, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर एसाइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओपन चेन कंपाउंड। और साइक्लिक का मतलब होता है क्लोज चेन कंपाउंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लोज चेन कंपाउंड। अब क्लोज चेन कंपाउंड में आपके पास दो तरीके के आते हैं, आपको वैसे तो तीन होते हैं, आपको सबको पता होगा। एक तो आपका क्या होगा, एरोमेटिक। फटाफट से मैं इनके बारे में आपसे पूछूंगा अभी, तो तैयार रहेगा। आपका दूसरा क्या होगा एरोमेटिक के बाद? एंटी एरोमेटिक। एंड द लास्ट वन इज नॉन एरोमेटिक। क्या आपको पता है इसके बारे में? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो इन तीन टर्म को ध्यान से जानते हैं? एंटी एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है और नॉन एरोमेटिक क्या होता है? ओके, कूल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को जानते हैं। जो बच्चे नहीं जानते उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि इसका एक जब रिवीजन वाला पोर्शन जब आपका स्टार्ट होगा तो वहां पे मैं आपको एरोमेटिसिटी का कंप्लीट लेक्चर आपका करा दूंगा, तो परेशान मत होना। आपका यहाँ पे ओपन चेन में आपका क्या आता है, एलिफेटिक आ जाता है। क्या आ जाता है? एलिफेटिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। अब ये जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं इनमें आपका क्या है, जो हमने अभी डिवीजन किया था दो तरीके से, आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, वहां पे हम उनको पढ़ लेते हैं। तो कुल मिला के जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हाइड्रोकार्बन जितने तरीके के आपके पास होंगे, जितने तरीके के आपके पास हाइड्रोकार्बन होंगे, उतने ही तरीके का कोई भी आपका डेरिवेटिव कंपाउंड होगा। चाहे वो नाइट्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड हो, चाहे वो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड हो, चाहे वो आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, जितने भी आपके टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं उतने ही टाइप के आपके क्या बन जाएंगे बेटा, डेरिवेटिव कंपाउंड बनेंगे। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये वाली बात सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। हाँ जी वरदान जी, सर क्या कह रहे हो आप बताएं। इनका सर ब्रीफ दे दीजिए एक बार। किसका? ये जो सर आपने तीन टाइप करे हैं, एरोमेटिक, एंटी और नॉन एरोमेटिक। ओके, चलो मैं छोटा छोटा सा इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। वैसे आप पढ़ चुके होंगे या नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना कि यहाँ पे एक बात होती है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में। सबसे पहले तो हम देखते हैं प्लेनर यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो। पहला तो स्टेप ये है कि क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। तीसरा जो हम मतलब सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वो आपका थर्ड पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, कि आपका कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब आपने कहोगे कि सर ये कॉन्जुगेशन क्या चीज होती है, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं। कॉन्जुगेशन का मतलब कि कंप्लीटली रेजोनेंस आपका कंटिन्यू चलना चाहिए, कहीं पे भी रेजोनेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अगर रेजोनेंस एक जगह से स्टार्ट हुआ है तो वो घूम के वापस अगर अपनी जगह पे आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट जो इसका है, फोर्थ पॉइंट जो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका कैलकुलेशन है कि आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सबसे ज्यादा दिक्कत वाली क्या बात है बच्चे, जो आप लोग समझते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने होते। जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन
पाई वाले उन्हीं को काउंट करना होता है। जैसे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में केवल एक ही पाई इलेक्ट्रॉन का आपका रेजोनेंस करेगा, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस नहीं करेगा। आई होप ये वाली बात सबकी क्लियर होगी, ठीक है। आई होप ये वाली बात सबको क्लियर हो गई होगी। और ये जो 4n+2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला जो रूल होता है, इसी रूल को बहुत फेमस नेम है आपका, सब जानते होंगे, हकल रूल बोलते हैं, हकल्स रूल बोलते हैं। इसके अलावा ये रूल कहीं पे भी नहीं लगेगा और किसी रूल को हकल रूल कहते भी नहीं है, केवल हकल रूल इसी को कहेंगे, इसके अलावा किसी को भी हकल रूल नहीं कहेंगे। हाजी सौम्या आप बोल रहे हैं, चाह रहे हैं, बोलो। सर आप एक हाँ बार जी, फिर बोलिए। से रिपीट कर दीजिए कि पाई बॉन्ड्स कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। आप ये कह रहे हो कि कौन से पाई बॉन्ड है जो आपका रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं सर, आप रिपीट कर दीजिए रीजन, वो कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। ओके ओके कूल, ठीक है। देखो क्या होता है ना, आपका जितना भी, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, एक ट्रिपल बॉन्ड ये लिखा, फिर उसके बाद एक डबल बॉन्ड इस तरीके से लगाया। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड में से दो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक आपका पी एक्स एक्सिस मान लो और एक आपका पी वाई एक्सिस में मान लो, ठीक है, ये तो आप मान सकते हो। अब आपका ये बताओ कि जब आपका रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस होने के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो कुछ ये है कि आपका प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करे। अब इस प्लेन में लाई करने वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो या तो px का होगा या py का होगा। एक ही प्लेन में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करेगा वो या तो px का होगा या py का होगा। आपका एक साथ दोनों नहीं हो सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी सबको कि दोनों एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर है। तो अगर आपका परपेंडिकुलर है तो प्लेन में तो एक बार में एक ही आएगा। तो जो वाला पाई बॉन्ड आपका प्लेन में आएगा वही पाई बॉन्ड आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, अदर पाई बॉन्ड आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। तो जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, उन एरोमेटिक कंपाउंड की सबसे फेमस कंडीशंस मैं आपको बता देता हूं और इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपको बता देता हूं। पहली कंडीशन है कि साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि मिनिमम जो मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन है वो हर कंपाउंड का कैसा होना चाहिए? हर एटम का कैसा होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो आपका कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन होना चाहिए। एंड द लास्ट कंडीशन इज कि हकल रूल फॉलो करना चाहिए। हकल रूल फॉलो करने का मीनिंग ये है कि आपका जितना भी रेजोनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन है उसका जो काउंट है वो ये वाला फॉर्मूला फॉलो करे, 4n+2 पाई, 4n+2। अगर इस तरीके से फॉलो करता है तो वो आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर आपका ये ऊपर की सारी कंडीशन फॉलो करता है बट यहां पे आपका फॉलो करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो आपका ये वाला बन जाता है एंटी एरोमेटिक। और भैया जो कोई रूल फॉलो नहीं करता, जो इनमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा, वो आपका क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। क्लियर है? आई होप ये जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको एरोमेटिसिटी के रिलेटेड दिया है वो आपका क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बता सकते हैं कि हाँ भैया सर समझ में आ गया। ये भैया आप, अच्छा ओके, बता दो बेटा, आप हैंड रेज कर रहे थे। हाँ क्या? सर जो आपने इससे पहले इस अनसैचुरेटेड वाला बताया था उसमें मैक्सिमम अनसैचुरेटेड sp वाला होगा ना? मैक्सिमम अनसैचुरेटेड sp वाला होगा, हाँ जी। क्लियर? देखो आपसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे अनसैचुरेटेड में मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 होगी। और मैक्सिमम अनसैचुरेशन कितना होगा तो तब आपकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp होगी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही क्लियर कट है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं, देखो एक सवाल हम यहाँ पे करके देखते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके का। ठीक है, ये आपको 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। इन 3 कंपाउंड में ये ए है, बी है और सी है। इन 3 कंपाउंड में मेरा सवाल आपसे सीधा सा है कि क्या आप इसमें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को पहचान सकते हैं?
हेलो बेटा, तुष्टि आपको शायद आवाज नहीं आ रही, बाकी और लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? वॉइस क्लियर है? हाँ, तो तुष्टि बेटा आपको क्लियर नहीं आ रही होगी आवाज, आप शायद आपका कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है। एक मिनट, तो आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों में से आप पहचानिए कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो आइए कहानी पे आते हैं वापस से, हम जिस कहानी से चले थे उसी कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले आप देखो, पहली कंडीशन देखो साइक्लिक, तो आप कहोगे जी साइक्लिक ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत बढ़िया। सेकंड कंडीशन आपका क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन मिनिमम आपका sp2 होना चाहिए। तो हेलो, हाँ भाई बोलिए। तुष्टि, चलो रहने दो यार, तुम लोग हैंड रेस करा करो तो थोड़ा सोच समझ के क्या करो। कोई नया टीचर आया है और तुम बिना बात के भी हैंड रेस कर देते हो, ठीक है? ठीक है, तो अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो ये आपका ये वाला कार्बन sp2 है, ये भी कार्बन sp2 है, बट ये वाला कार्बन अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, sp3 कार्बन है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कहानी में गड़बड़ आ गई, तो कहानी ये वाली क्या हो गई, गलत हो गई। मतलब ये वाला आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे तो ये फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे आप देखिएगा कि बेटा ये आपका sp2 हो गया, ये भी आपका sp2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, sp2 हो गया, ये भी आपका sp2 है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो कार्बन जिसपे आपका पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये जो कार्बन जिसके साथ पॉजिटिव लगा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, sp3 या sp? ये जो कार्बन है जहां पे पॉजिटिव चार्ज आपका लगा हुआ है, इस पे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp, sp2, sp3? कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख के बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो यहाँ पे हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो आपका क्या बनेगा, sp2 बनेगा। इसको आगे के लिए भी आप याद रखिएगा कि जब भी आपका कार्बोकेटायन बनता है, ध्यान से सुनना, जब भी आपका कार्बोकेटायन बनेगा तो इसका जो मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका क्या होगा, sp2 होगा। जब भी आपका कार्बोकेटायन बनेगा, जहां पे भी बने, चाहे वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे या ना करे, तो वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन काउंट होगा वो आपका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन काउंट होगा। उम्मीद करूंगा कि ये बात आप कभी भी नहीं भूलेंगे अपनी जिंदगी में। तो यहाँ पे सारा कुछ क्या है, sp2 है। बेटा आप रीज्वाइन कर सकते हो दोबारा से, तो शायद आपके में आवाज आ जाए। अब इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आपका बचेगा, बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, sp2। तो ये आपका करेक्ट आ गया। यहाँ पे देखिएगा थर्ड वाले में ये सारा कुछ sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। मेरा सवाल ये है कि ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बताओ। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाँ, तो देखो बच्चे, सीधी सी बात, नो बकवास, आपके लिए एक ही बात बताता हूं कि जब भी आपका कार्बन आयन आएगा, यानी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी, एक रेजो कंडीशन होगी और एक आपका नॉन रेजो कंडीशन होगी, यानी रेजोनेंस में नहीं है, और एक आपका रेजोनेंस में है। और ये मैं दोनों चीजों के लिए बता देता हूं, एक तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर आपका लोन पेयर हो सकता है। इन दोनों की कहानी सुन लो, लोन पेयर भी हो सकता है और आपका नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो इन दोनों की कहानी में जो ट्विस्ट है वो ये है कॉन्सेप्ट कि अगर रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आ गया तो आपको याद रखना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन एक वैल्यू कम कर दीजिए, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर ये लोन पेयर और आपका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो रहा, जहां का है वहीं पे रह रहा है, यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। उम्मीद करूंगा कि ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर लोन पेयर हो गया, किसी का भी लोन पेयर हो सकता है और किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, अगर वो नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कहीं घूमने नहीं जा रहा, कोई उसको लेके नहीं जा रहा, खेलने नहीं ले जा रहा, तो वो क्या करेगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा और इफेक्ट दिखाने के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन को मैक्सिमम रखेगा।
और अगर गलती से उसको कोई घुमाने ले जाता है, कोई उसको रेजोनेंस में इधर उधर घुमाने ले जाता है, तो इससे क्या होगा कि उसका हाइब्रिडाइजेशन एक वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर ये रेजोनेंस में नहीं होता तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, बट इसके पड़ोस में आपका डबल बॉन्ड है तो ये आपका रेजोनेंस कर सकता है, कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन हो सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा, तो ये आपका ठीक हो गया। ओके अच्छा, तीसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी? पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन थी कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन। कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन, इस कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, बेटा राहुल यार आपको आवाज नहीं आ रही है और किसी को, सबको तो आवाज आ रही है, ठीक है। अब यहां पे कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन की अगर अपन चर्चा कर रहे हैं तो कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन में क्या होगा, कहानी देखिएगा कि यहां पे आपका sp3 आ गया तो यहां पे तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां पे तो आप कट लगा दो। यहाँ पे कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन देखने का जो तरीका है वो क्या होता है, मैंने, जो लोग मेरे से क्लास में पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि A, B और C याद रखिएगा। A पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, और क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, यानी पाई बॉन्ड हो सकता है। सेम एज B को छोड़ दो, C को देखो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से कोई भी अगर है, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आपका क्या होगा, कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे क्या दिखाई देगा, कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन दिखाई देगा। ये चाहे आप नोट करना चाहो तो कर लेना कि कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन की जो बेसिक कंडीशन है वो क्या होती है कि आपका ABC टाइप का बॉन्ड बना हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखो, इसको आप A मान लो, इसको B मानो, इसको C मानो, और आप देखो कि A के ऊपर भी डबल बॉन्ड है और C के ऊपर भी डबल बॉन्ड है, तो ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कंटीन्यूअस, यहाँ पे कॉन्जुगेशन दिखाई देगा। ऐसे ही आप हर जगह चेक कर सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसे आप चेक कर लेना। बट उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाली बात जो मैंने आपको बताई है ये आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक जितना मैंने आपको बताया ये क्लियर हो गया होगा। आई होप क्लियर है, ऑल क्लियर, ठीक है, डन। चलिए अब क्या करना है, यहां से आपको इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप कंडीशन चेक करिए। कंडीशन चेक करके फटाफट से लिख के बताइए कि क्या होगा, ये क्या कंडीशन फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। फटाफट से बता दो कि भैया कंडीशन फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहां पे आपका कंडीशन फॉलो करेगा तो कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन यहां पे भी होगा, कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन यहां पे भी होगा। अब हम लास्ट जो हमारा रूल था वो था आपका इलेक्ट्रॉन काउंट करने का। तो इसके लिए तो रूल ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ। यहाँ पे आपको काउंट करना है पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो जो रेजोनेंस में आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो मैंने आपको एक और बात बता देनी है, यहाँ पे जो लोगों को रेजोनेंस पढ़ना है उनके लिए बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और डबल बॉन्ड, इनके लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो होते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए जो काउंट होता है वो होता है 0 पाई इलेक्ट्रॉन। और फ्री रेडिकल, इसके लिए जो काउंट होता है वो आपका होता है 1 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये आपकी गणित के ऊपर, आपकी मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये वाली बात पता है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 4 हो गए। पॉजिटिव का 0 काउंट करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो 2 इधर और एक आपका नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक। यहां तक सबको क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब यहां पे आपको मैंने एक रूल बताया था, हकल रूल, जो आपका एरोमेटिक के लिए होता है। इसमें आप देखो क्या कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेगा, तो इसमें फॉलो करेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें जो फॉलो करेगा वो करेगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी कि बेटा जो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा है, इसका जो लेना देना है वो केवल इतना लेना देना है कि ये आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और ये भाई साहब जो है इसके पड़ोसी, ये आपके क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे।
और इनका भी जो पड़ोसी है वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ओके डन। तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है तो देखो बिल्कुल सीबीएसई बेस है, इससे ज्यादा मतलब इससे नीचे भी नहीं जा सकते ना आप। आपको इससे नीचे जाने का मतलब क्या है कि मैं दोबारा से 11th आपको पढ़ाऊं, तो आपके लिए मैंने क्लियर कर दिया है इतनी सारी बातें। जो बच्चे मेरे से, हाँ जो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं शायद उनको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, उनको तब समझ नहीं आया था तो अब शायद समझ में आ जाए, ऐसा हो जाता है कई बार। ठीक है, अब आते हैं इससे आगे। इससे आगे की कहानी क्या है, इससे आगे की कहानी ये है कि बेटा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक तो हमारा हो गया। अब इससे आगे देखना है कि भैया इसका हेलोजन डेरिवेटिव से ये जो हमने पढ़ा इसका लेना देना क्या है। अच्छा, तुषार चौहान को नहीं पढ़ाया है 11th में एरोमेटिक, बाकी लोगों को तो पढ़ाया गया होगा शायद एरोमेटिक 11th में। ओके चलो, कम से कम इज्जत रख लेते हो जो लोग पढ़े हुए। आइए इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड्स की कि कितने टाइप के हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। जो ये कह रहा है ना नहीं पढ़ाया, ये छुट्टियां लेके घूमने गया हुआ था। बेटा क्लास में अलग चीज होती है, अबे यहाँ पढ़ ले यार, पहली क्लास है, फिर तुम कहोगे सर अच्छा नहीं पढ़ाते, सर का फीडबैक खराब कर दोगे, फिर सर के रोजी रोटी का सवाल खराब हो जाएगा ना। कोई बात नहीं बेटा, नहीं पढ़ाया ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। अब ये देखो कि अब पढ़ा दिया ना मैंने बेसिक। ठीक है, अब हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो आइए कहानी में, गुड। तो अब मोनो हेलोजन डेरिवेटिव में क्या होगा, देखो कहानी क्या है कि आपको आपका जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने लिखा CXH कोई कंपाउंड है, ये आपका कोई हाइड्रोकार्बन है। आपको इसमें से क्या करना है कि एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह पे आपको रिप्लेस कर देना है एक हेलोजन। एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए और एक हेलोजन ऐड कर दीजिए, तो आपका जो नया कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन सकता है, CXH-1 और X। ठीक है, इस तरीके का आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो ये जो कंपाउंड होते हैं इनको हम बोलते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इनको? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। अब ये जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है इनके नाम बड़े आसान है, आपको सबको पता होगा कि इनकी नेमिंग करते टाइम पे हम क्या करते हैं कि इनका प्रीफिक्स लगा देते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके का प्रीफिक्स लगा देंगे और जो भी आपकी कार्बन चेन है उसमें जो नंबर है वो लिख देंगे और आपका पूरा नंबरिंग कर देंगे। बिल्कुल, ये 12th यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 12th का फर्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो मैंने बेसिक डिस्कस किया था वो 11th का था, अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपका पूरा 12th का है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप ध्यान देके पढ़िएगा और अच्छे से नोट्स बना लेना, क्योंकि अब ये वो क्लास वाला हिसाब नहीं है कि अब नोट्स मैं बोर्ड पे लिखूंगा आप उतारते जाओगे। आप ये देखते जाना, लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, पीडीएफ लेना हो पीडीएफ ले लेना। ठीक है, जो लोग डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट है वो मेरे से ले लेना पीडीएफ। तो हम बात कर रहे थे कि आपका हाइड्रोकार्बन आपको दे रखा है CXHY, तो इसको इसमें एक हाइड्रोजन निकालना है और इस एक हाइड्रोजन निकालने के बाद उसमें एक हेलोजन ऐड कर दोगे तो उसको हम बोलेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि आपको C4H9X दिया हुआ है, C4H9X, या X हटा दो इसको, X की जगह पे मैं क्या ले लेता हूं, Z ले लेता हूं, C4H, अरे Z कहां से आ गया, Cl ले लेते हैं, C4H9Cl ले लिया। अब आप मुझे बताओ कि इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, फटाफट से बताओ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे। C4H9Cl के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे?
ये पार्ट 11th का स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो 11 पार्ट 12th का स्टार्ट हो रहा है और ये जो कनेक्टिविटी है वो 11th से है। तो जिसने स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में पढ़ा होगा वो इसके तुरंत से बता देगा कि इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी लिख के मेरे को बता सकते हैं, और वैसे भी अगर आपको इसका शॉर्ट फॉर्म पता है, शॉर्ट ट्रिक पता है, तो इसमें आप बता दीजिए। राघव सागर कह रहे हैं गलत, ओके। मृदुल कह रहा है गलत है, ओके। अदिति का सही है। मुबस्सिर ये भी गलत है बेटा। देख मैं यार क्लास में समझाओ और सब भूल जाओ, ये आजकल की परंपरा हो गई है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन सब भूल चुके हो तुम लोग। आओ देखते हैं। C4H9 इसको हम बोलते हैं 4 कार्बन का सेट है। अगर मैं इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालूंगा तो 0 आएगी, ये आपको सबको पता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगी? 0 आएगी। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आएगी तो यहां से एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। आइए आगे देखते हैं। तो हमसे कहा कि भैया मैं इसको थोड़ा सा आगे समझने के लिए आपको ब्यूटेन समझना पड़ेगा, C4H10। इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके टोटल स्ट्रक्चर कितने बना सकते हो? तो C4H10 के आप कितनी भी मेहनत करोगे तो 2 स्ट्रक्चर बना पाओगे। 1 2 3 4। एक तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर बेटा क्या बनेगा? 1 2 3 और 4। इसके अलावा कोई अगर महान आदमी हो जिसने केमिस्ट्री को ज्यादा पढ़ ली हो तो इसके अलावा ब्यूटेन के इससे ज्यादा स्ट्रक्चर अगर कोई जानता हो तो मेरे को जरूर बताए, मैं बिल्कुल इंतजार करूंगा। ब्यूटेन के केवल 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, अब ब्यूटेन के स्ट्रक्चर तो ये 2 बन गए। अब मैंने कहा कि मेरे को एक हेलोजन लगाना है, एक हाइड्रोजन निकाल के। एक हेलोजन लगाना है, एक हाइड्रोजन निकाल के। तो अब मेरे को ये बताओ कि कितने तरीके हो सकते हैं या कितने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं हेलोजन निकाल के, हाइड्रोजन निकाल के। अगर मैंने हाइड्रोजन यहां से निकाला ये वाले कार्बन से और मैंने यहां से निकाला तो क्या कंपाउंड सेम बनेगा? मेरे को बताओ। अगर मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाला और यहां से हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया तो क्या कंपाउंड सेम बनेगा? ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? A, और ये भी आपका क्या बन गया? A। तो यहां पे एक कंपाउंड तो यहां से बनेगा। चलो अब मैं यहां से टर्मिनल से हाइड्रोजन नहीं निकाल रहा, मैं बीच से हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाला और यहां से हाइड्रोजन निकाला तो क्या सेम कंपाउंड बनेगा? अगर इन दोनों में से किसी में से भी हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो क्या सेम कंपाउंड बनेगा? ठीक है, सेम बनेगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया BB। तो यहाँ पे 2 तरीके के आपके कंपाउंड बनेंगे। एक तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पे हेलोजन लगा दो या क्लोरीन लगा दो, और दूसरा कंपाउंड आपका बनेगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो। नेमिंग आप इनकी कर सकते हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, नेमिंग करने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। IUPAC नेम आपको बहुत अच्छे से आता होगा, नहीं आता है तो हेलोजन का तो कम से कम आता ही होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड वाले में आप बताइए कितने तरीके से आप हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं? हाँ, सेकंड वाले में आप ये बताइए कि कितने तरीके से हाइड्रोजन रिमूव किया जा सकता है? सेकंड वाले में भी आपका 2 तरीके से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। ए और ये वाला अलग हो गया B। तो यहाँ पे भी आपके 2 अलग तरीके के कंपाउंड बनेंगे। अगर आप बनाना चाहते हो तो ऐसे लिख देना, C, यहाँ पे Cl लगा दो, और दूसरा कंपाउंड आपका क्या बनेगा? यहाँ पे Cl लगा दो। तो टोटल कुल मिला के इसके जो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4। तो यहाँ पे याद रखना ब्यूटाइल के जो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं वो कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। ठीक है, ओके। तो एक बार पुराने नोट्स खोलिएगा, उन पुराने नोट्स में आपको मिल जाएगा कि किसके कितने बनते हैं। मैंने सारे लिखवाए हुए हैं अल्काइल के, एक बार कॉपी खोलेंगे तो सारा कुछ मिल जाएगा। और नहीं है जो नए बच्चे हैं जो मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं वो परेशान ना हो, जब हम GOC का रिवीजन कराएंगे तो मैं आपको सारे बताते जाऊंगा। ठीक है, ओके बेटा। इसको क्लोरोब्यूटाइल बोलेंगे। किसको? क्लोरोब्यूटाइल तो होता ही नहीं, क्लोरोब्यूटेन बोलेंगे ना, लेकिन इसमें अलग अलग नाम होगा। इसको क्या बोलेंगे? 1 क्लोरोब्यूटेन, इसको 2 क्लोरोब्यूटेन।
अब इसमें आपका अलग आ जाएगा, आइसो हो जाएगा, यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो नेमिंग अलग अलग तरीके की है। IUPAC नेमिंग अगर आप याद रखेंगे। यार कब होगा रिवीजन, इसकी बात मैं तुम्हें बता देता हूं, सितंबर अक्टूबर तक का ध्यान रखो, अक्टूबर के साथ ही रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अगर बेटा जितना मेरे को लगता है कि जितना आपके आगे के लिए जरूरत है, मैं उतना आपको रिवीजन में पढ़ाते हुए जा रहा हूं, बट कंप्लीट रिवीजन कराने का मतलब यह है कि हम शेड्यूल से, टेस्ट सीरीज से पीछे चले जाएंगे। तो अभी जो चलता जा रहा है उसी में मैं आपको ऐड करते जाऊंगा सारे पॉइंट। आप चाहे अलग से लिखते जाइएगा, चाहे उसी में लिखते जाइएगा, ये आपकी अपनी इच्छा है। ओके, कल तक चल रहा था ना, अब आज नए टीचर आ गए तो नए तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, चीजें आपकी लिंक कराते हुए जाऊंगा, जो चीजें नहीं पता है मैं बताते हुए जाऊंगा, बट ये प्रॉपरली मैं उसको नहीं पढ़ा सकता, उस टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक हाइड्रोजन निकालेंगे और उसकी जगह पे एक हेलोजन लगाएंगे। ठीक है, ओके। और कितने लोग मेरे इस बात से सहमत है कि मैं साथ साथ जो भी आपका रिलेटेड टॉपिक आएगा वो एक्सप्लेन करता जाऊं, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? ठीक है, ओके। चलिए, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव की, और यहां पे स्टार पॉइंट लगा लिएगा, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि यहां से आपका कॉमन नेमिंग आती है डाई हेलोजन डेरिवेटिव में, और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है डाई हेलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि भैया दो हेलोजन लगा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो हाइड्रोजन निकालने हैं और दो हेलोजन लगाने हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, CXHY टाइप का है। यहां से दो हाइड्रोजन माइनस कर दो और दो हेलोजन ऐड कर दो, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा CXHY-2 और हेलोजन 2। इस तरीके का कंपाउंड आपका बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो डाई हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं उसके भी अपने क्लासिफिकेशन होते हैं, अपने टाइप होते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप जो होता है वो आपका होता है जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, अरे दादा कितने लोगों को पता है कि जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है? फटाफट से यस नो यस नो यस नो। जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। ठीक है, देखो जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूं, जिन्हें पता है उन्हें बहुत बढ़िया। जेम डाई हैलाइड का मतलब होता है कि जो भी दो हेलोजन लगेंगे वो सेम कार्बन पे लगेंगे, 2 हेलोजन्स ऑन सेम कार्बन एटम। अगर बेटा सेम कार्बन एटम के ऊपर दो हेलोजन आपके सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई कंपाउंड मैंने लिखा हुआ है HHHClClH, तो ये आपका क्या हो गया, जेम डाई हैलाइड हो गया। क्या हो गया, जेम डाई हैलाइड हो गया। अब पहली बात तो इसकी नेमिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसकी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, IPAC नेमिंग कर सकते हैं। आप इधर से नंबरिंग करेगा तो आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, आपको ये मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा इसकी एक और नेमिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल नेमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्नल नेमिंग। तो मैं जर्नल नेमिंग का तरीका आपको बता देता हूं, आपको उसको याद रखना है। अगर वो आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो मैं लिख देता हूं एल्काइलिडीन, और यहां पे लिखिएगा डाई, और यहां पे आपका हो जाएगा हैलाइड। ठीक है, अब ये जो डाई मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये आपका ऑप्शनल होता है, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखोगे, क्योंकि एल्काइलिडीन का मतलब ही आपका समझ में ये आ जाता है कि आप जेम डाई हैलाइड की बात कर रहे हो। क्लियर है। जैसे इसमें आपका क्या हो गया, दो कार्बन है तो इसका क्या होगा, इथाइलिडीन। क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन क्लोराइड। और आप चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। तो ये आपके लिए ऑप्शनल है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? ये वाली बात सबको समझ में आ गई? तो ये वाला जो नेम है इसको हम बोलते हैं कॉमन नेम। इसको आप याद रखें क्योंकि एग्जाम में कई बार कॉमन नेम से ही क्वेश्चन आ जाता है।
आपका आईयूपीएसी नेमिंग नहीं पूछता, या फिर कॉमन नेम देके आईयूपीएसी नेम पूछता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हेलोजन डेरिवेटिव नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हैं यार। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हेलोजन डेरिवेटिव क्यों नहीं होंगे? अभी आएगा तो, बिनाइलिक, अलाइलिक, अराइलिक, बेंजाइलिक आएगा। ये जो डाई क्लोराइड है ना, ये आपका ऑप्शनल है, मतलब आप चाहें तो डाई लगा सकते हैं, आप चाहें तो ना लगाएं, क्योंकि आपका जो इथाइलिडीन या एल्काइलिडीन है, इसका मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे 2 लगे होंगे, वो भी आपके जेमिनल। ठीक है, मैं अभी बोल रहा था कि आपका ये आपका क्या ऑप्शनल है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं जो बोल रहा हूं वो शायद क्लियरली आप तक पहुंच गया होगा कि ये ऑप्शनल है। ये कौन लिख रहा है 2 डिफरेंट? बेटा मृदुल, जब ये 2 डिफरेंट आएगा तो मैं उसकी नेमिंग कराऊंगा ना, अभी तो जेम डाई हैलाइड करा रहा हूं ना। और हाँ, एक और बात, जेम डाई हैलाइड में अगर आपका कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे क्लोरीन लगाए, यहाँ पे ब्रोमीन लगाए, तो आप ये वाली नेमिंग यूज नहीं करोगे, तब आप आईयूपीएसी नेमिंग यूज करोगे। क्लियर है? अगर आपका एक क्लोरीन ऊपर लगा है, एक ब्रोमीन नीचे लगा है, यानी 2 डिफरेंट हैलाइड लगे हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप ये वाली नेमिंग यूज नहीं करोगे, आप आईयूपीएसी नेमिंग यूज करोगे। डन? जेम डाई हैलाइड डन हो गया सबका? ओके, अच्छा, उम्मीद करते हैं कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जेम डाइहैलाइड हो गया। इसके बाद जेम का एक भाई होता है जिसका नाम होता है बिसिनल। दूसरा नाम क्या होता है? बिसिनल, लिख लेना। ठीक है, तो ये जो बिसिनल डाइहैलाइड है, इसकी बात करते हैं। बिसिनल डाइहैलाइड, इसमें क्या करना है कि आपके 2 अड़ोस पड़ोस के जो कार्बन होंगे, नेबरिंग कार्बन होंगे, एडजेसेंट कार्बन होंगे, उनके ऊपर आपका क्या लगा होगा? एक एक हेलोजन लगा होगा। तो हेलोजन प्लेस आपका क्या हो जाएगा? देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास 3 कार्बन का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपने क्या करा बेटा? एक इसके ऊपर हेलोजन लगा दिया, एक इसके ऊपर हेलोजन लगा दिया, तो ये आपके 2 पड़ोसी पड़ोसी हो गए, अड़ोसी पड़ोसी हो गए। आपने इन दोनों कार्बन पे हेलोजन लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या बनेगा? बिसिनल बनेगा, ये आपका जेमिनल नहीं बनेगा। क्लियर है? तो 2 एडजेसेंट कार्बन पे अगर आपका एक हैलाइड लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिसिनल बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? हेलोजन एट बिसिनल, सॉरी, हेलोजन एट एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, आपका क्या होगा? हेलोजन को आपको लगाना है एडजेसेंट कार्बन पे। तो जैसे अब आपने ये तो लिख दिया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये लिखिए 3 कार्बन है और एक एक क्लोरीन लगा दिया। इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, पहले तो आईपैक नेम बताओ जल्दी से। आईपैक नेम बता दो जल्दी से, जल्दी से जल्दी से। इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम बता दो। 221212 प्रोपीन। आईयूपीएसी नेम बता दो प्रत्युष बेटा, आईयूपीएसी नेम पूछ रहे हैं, आईयूपीएसी नेम। 12 डाइक्लोरोप्रोपेन, 12 डाइक्लोरोप्रोपेन, बहुत बढ़िया, 12 डाइक्लोरोप्रोपेन, क्या बात है। तो यहाँ पे इसका आईयूपीएसी नेम तो आपको समझ में आ गया होगा, 1 2 3 हो गया, तो 12 डाइक्लोरोप्रोपेन इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसकी जो जर्नल नेमिंग है वो आप सुन लीजिए क्या होती है। एल्काइलिन और डाई ऑप्शनल है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, और यहाँ पे आप लिखेंगे हैलाइड। तो अब आपका क्या हो गया? एल्काइलिन डाई हैलाइड। क्या हो गया? एल्काइलिन डाई हैलाइड। ये आपका क्या हो गया? ऑप्शनल नेमिंग हो गई। क्या हो गई? ऑप्शनल नेमिंग हो गई। क्या आप लिख पाएंगे इसको? क्या आप समझ पाएंगे इसको? ओके, डन डन बेटा, सबको समझ आ गया?
ठीक है, तो यहां तक तो बेटा मैंने दो चीजें आपको पढ़ा दी। पहली पढ़ा दी मैंने जेम डाई हैलाइड, दूसरी आपकी पढ़ा दी बिसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, अब इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा ओमेगा हैलाइड। क्या बोलते हैं? अल्फा ओमेगा हैलाइड। आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि अल्फा ओमेगा हैलाइड क्या होता है। थर्ड वाला जो टाइप है हमारा क्या है? अल्फा ओमेगा हैलाइड। अब इसका एक बहुत कॉमन नेम है जो आप सब लोग जानते होंगे, इसका कॉमन नेम है टर्मिनल हैलाइड्स, टर्मिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, अच्छा पहली वाली स्लाइड्स देखनी है, ओके देख लो फटाफट से। टर्मिनल डाइहैलाइड्स, टर्मिनल डाइहैलाइड्स। अब टर्मिनल का नाम ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बेटा देखो जैसे आपकी ट्रेन होती है ना, ट्रेन में आपकी सबसे आगे क्या हो गया? इंजन, और सबसे पीछे आपकी एक बोगी होगी लास्ट वाली जिसमें आपका क्या बैठता है? टीटी बैठता है। ज्यादातर आपको पता होगा जो आपको ट्रेन में टीटी कह रहा हूँ कि गार्ड बैठता है जो आपको ट्रेन को हरी झंडी दिखाता रहता है। तो आपके पास ऐसा ही यहाँ पे भी होगा कि किसी भी चेन के दो आपके एंड होंगे, दो टर्मिनल होंगे। उन दो टर्मिनल पे अगर आपने कोई हेलोजन लगा दिया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बिसिनल, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बोलेंगे। यार तुम प्लेन में ट्रेवल करते हो, तुम्हारा क्या है अनंत नारायण जी? आगे देखिएगा यहाँ पे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की बात करें, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड सॉरी, इसकी अगर अपन चर्चा करें तो ये आपका क्या होगा? आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट में लगेगा और एक एंड पॉइंट में लगेगा। इस तरीके से आपका 4 का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, एक हेलोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक हेलोजन यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरीके का जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक तरीके का कंपाउंड लिया आपको इस तरीके का, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो इसका अगर आपसे नाम पूछें तो इसका नेम आप बता दो। बेटा 2 कार्बन में तो होगा ही, अल्फा ओमेगा का मतलब है टर्मिनल कार्बन। 2 कार्बन में है लेकिन दोनों अड़ोस पड़ोस के कार्बन नहीं है ना। आपने 3 कैटेगरी देखी, एक कैटेगरी ऐसी थी कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन लगे, दूसरी कैटेगरी आपने देखी कि 2 पड़ोसी कार्बन के ऊपर हेलोजन लगे, तीसरी कैटेगरी आपने देखी कि 2 कॉर्नर के कार्बन पे हेलोजन लगे। ठीक है, तो इसका जो IUPAC नेम होगा, आईपैक नेम होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। अब यहां तक तो बात हमें समझ में आती है, लेकिन इसका जो जर्नल नेम है वो बहुत ही अटपटा है, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम बोलते हैं पॉली मिथाइलिन हैलाइड। अब इसको कैसे लिखेंगे पॉलीमिथाइलिन हैलाइड के फॉर्म में? यहां पे आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहां पे आप इसका जो नाम लिखेंगे जर्नल नेम वो आपका क्या हो जाएगा? टेट्रा। 4 कार्बन है तो यहां पे टेट्रा लगा दिया, मिथाइलिन हैलाइड। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बेटा ये चैप्टर जो है ना, ये आपका एल्काइल हैलाइड चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th का पहला चैप्टर है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th के पहले चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपकी 11th की इंट्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो हैलाइड यहाँ पे क्लोरीन लिखोगे तो क्लोराइड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको बड़ा अटपटा सा लगे कि यार ये क्या है, अजीब सी चीज पढ़ा रहे हैं आप। लेकिन मेरे साथ मजबूरी ये है कि अगर मैं ये ना पढ़ाऊंगा तो सिलेबस आपका पूरा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको यहीं से स्टार्टिंग करवा देते हैं ताकि आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो मेरे साथ आप शेयर कर सको, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में अगर आप लोगों को अच्छा लगा कि मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पढ़ाने में अच्छी लग रही हैं, तो आगे से मैं ही कंटिन्यू करूंगा आपके साथ। तो बेहतर है कि दोनों एक दूसरे की बातों को समझें, कुछ आप कहो कुछ मैं कहूं, कुछ आप सुनो कुछ मैं सुनूं, बस फर्क ये होगा कि कहूंगा मैं ज्यादा, सुनेंगे आप ज्यादा। ठीक है, ठीक है। एक भी इसमें से है ना जो 11th में पढ़ाया था? प्रखर कह रहे हैं कि गो स्लो। बेटा बहुत स्लो चल रहे हैं, इससे ज्यादा स्लो जाएंगे तो कब तक जाएंगे? अच्छा, किसको लगता है कि मेरी स्पीड बहुत तेज हो रही है इसको पढ़ाने में? किस किस को लगता है बहुत तेज स्पीड हो रही है?
खटखट की आवाज ज्यादा आ रही है बेटा, आज की दिक्कत है, कल से खटखट की आवाज नहीं आएगी, चिंता मत करो। वो स्टूडियो बन रहा है ना, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तो उसका काम चल रहा है थोड़ा सा। हाँ, मैं गाने भी गाता हूँ, मैं शायरी भी करता हूँ, मैं क्लास भी लेता हूँ बेटा, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस कभी घमंड नहीं किया मैंने। और वो तुम लोग अगर ऐसे बात करते रहोगे तो मैं घमंड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, इसकी बात कर लेते हैं, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। अब ये जो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है, इसमें आपको केवल तीन नाम याद रखने हैं। कौन कौन से तीन नाम है, तीन नामकरण मैं करवा देता हूं, इनको आप याद रखिएगा। आगे क्या क्या इनका यूज होता है ये आपको पता होगा। सबसे पहले हम बता देते हैं CHCl3, दूसरा आपका है CHBr3, और तीसरा मैं आपको करा देता हूं CHI3। ये तीन नेम जो है वो आपके कॉमन नेम है, और यहां पे आपको इनके तीनों के नाम बताने हैं। सबसे पहले का कॉमन नेम आप बताइए, आप सबको पता है इसका कॉमन नेम क्या होगा, CHCl3 का। CHCl3 का कॉमन नेम क्या होगा? तुम पार्टी वार्टी सब याद रखो, सब पार्टी याद रखना, एक साथ सारी सूद ब्याज सहित दी जाएंगी। अरे बोलो, कोई नाम हम बोलते जाओ जल्दी से। क्लोरोफॉर्म, इसका क्या नाम होता है? क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। अच्छा, किस काम आता है क्लोरोफॉर्म? बेहोश करने के लिए। आपने देखा होगा कि मूवीज में किडनैपर क्या करता था, किसी का यूज करता था, सीसी में लगाया, उसमें हैंकी में लगाया और आपको बेहोश करके ले गया। लेकिन इसकी एक और खास बात बता दूं बेटा, कि क्लोरोफॉर्म अगर आपने ज्यादा इनहेल कर लिया तो बेटा आप बेहोश नहीं होगे, आपको परमानेंटली नींद आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो क्लोरोफॉर्म बहुत ही लिमिटिंग तरीके से आपको यूज करना होता है। लैब में भी क्लोरोफॉर्म जो यूज किया जाता है वो आपका प्योर नहीं होता, वरना आप लोग क्या करते हैं, लैब में सबको बेहोश करके चले जाते हैं। इसका एक और चीज है, मैं इसी से क्लियर करके आपको चलता हूं कि क्लोरोफॉर्म इतना ज्यादा एनेस्थेटिक किसकी वजह से होता है, कोई बताएगा? क्लोरोफॉर्म इसका सबसे ज्यादा एनेस्थेटिक क्यों होता है, किसकी वजह से क्लोरोफॉर्म सबसे ज्यादा एनेस्थेटिक होता है, किस प्रॉपर्टी की वजह से? अरे पी जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल जाएगा, लेकिन इनहेल करेगा तो आपके लंग्स में जाएगा, जो आपके ब्लड के साथ मिक्स करेगा, जो अनकॉन्शियस कर देगा आपको। क्लोरीन की वजह से, किसकी वजह से? क्लोरीन की वजह से। तो यहाँ पे आपका क्लोरोफॉर्म क्या करता है, क्लोरीन गैस रिलीज करेगा जो आप इनहेल करोगे, और उसके बाद ज्यादा इनहेल कर ली तो आपके सर में दर्द शुरू होगा, बेहोश हो जाओगे, और ज्यादा देर अगर आप उसी एनवायरनमेंट में रहे तो बेटा आपके लिए पूरा टिकट जो है वो बुक हो चुका है ऊपर का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि CHBr3, इसका क्या नाम होगा? वरदान कुछ कहना चाहते हैं, कहिए वरदान जी, कहिए क्या कह रहे हैं। कहो, कोई कुछ नहीं कह रहा क्या? गलती से दब जाता है क्या सबसे? बेटा मैं निर्माण बिहार और कहां पढ़ाता था, साहिबाबाद दिल्ली के सेंटर पे, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म हो गया, और इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमोफॉर्म। और इसका नाम क्या हो गया? आयोडोफॉर्म। अब बेटा देखो, इन सबकी जो बढ़िया चीज क्या है कि आयोडोफॉर्म आपका यूज होता है टेस्टिंग में। ज्यादातर जहां पे भी आपका C+CH3 टाइप का ग्रुप लगा होता है टर्मिनल पे, वहां पे आप आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हो। ये आपको आगे समझ में आ जाएगा जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे, ठीक है। ओके, अरे निर्माण बिहार तुम्हारे, सब तुम्हारा ही बेटा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो खाली एक छोटा सा टीचर हूं, है ना। आइए, तो यहाँ पे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा।
इसके अलावा एक और जो है आपका भाग, जो एक पार्ट है जिसका नाम है टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, इसमें जो आपका सबसे ज्यादा यूज होता है टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव में, वो आपका यूज होता है CCl4। इसका कोई नाम और काम बता दे जल्दी से। इसका कोई नाम और काम बता दे मुझे CCl4 का, जल्दी से। बेटा क्लास में लोग ज्यादा हैं, पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं, इसका रीजन कोई मुझे बता सकता है? तो आपका जो CCl4 होता है वो आपका क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये हमारा क्या होता है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट का सबसे जो ज्यादा यूज होता है वो हम किसके साथ करते हैं? मेटल्स के साथ रिएक्शन करने में यूज करते हैं। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास मेटल की रिएक्शंस देखने को मिलेंगी तो वहां पे आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ज्यादा यूज करोगे। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपका एक तो क्या होगा? एसीटोन यूज होगा और एक आपका CCl4 यूज होगा। उम्मीद करेंगे कि ये वाली बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है सबको? हाँ, इसके अलावा आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड का बहुत सारी जगह यूज कर सकते हो यार, वो सब आप पढ़े हुए होगे। मैं थोड़ा सा कम पढ़ा हुआ हूं इसलिए मैं आपको कम बता रहा हूं। आप लोग ज्यादा पढ़े हुए हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है? ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। विल ट्राई कि हम दोनों एक दूसरे को कुछ समझा देंगे। अब आप हंस रहे होगे, आपको मजा आ रहा होगा कि अरे क्या बात है, सर से ज्यादा हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, आइए। ठीक, तो यहां तक तो आपका जो खेल था वो ये आपका कवर हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं और भी टाइपिंग है, और भी टाइप है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैं लास्ट करा रहा हूं, इसके बाद मैं नहीं कराऊंगा। इसके बाद हम कल के लेक्चर में या जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट जो आज का लास्ट टाइपिंग टाइप है वो आपका क्या है? देखो, विनाइल। विनाइल हैलाइड। आइए, विनाइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। विनाइल हैलाइड क्या होता है? विनाइल हैलाइड, अच्छा आप लोगों को मेरा नाम पता है? कितने लोगों को मेरा नाम पता चल गया है? शॉर्ट फॉर्म। ओके कूल, बस ठीक है। हाँ, तो यहां पे अगर मैं विनाइल हैलाइड की बात करूं तो विनाइल हैलाइड होता क्या है? देखो, आपने एक कंडीशन याद रखनी है, ध्यान से सुनना। ये कंडीशन कहीं आप भूल जाओ तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, दो तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। एक विनाइलिक पोजीशन होगी, एक आपकी अलाइलिक पोजीशन होगी। तो पहले मैं विनाइल बताता हूं। आपका ऐसा कार्बन जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अगर उस पर आपने कोई भी ग्रुप लगा दिया, कोई भी ग्रुप लगा दिया, तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, विनाइलिक पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइलिक पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो अगर आपका कोई कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है और उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर आपने कोई ग्रुप लगाया है, क्योंकि इस डबल बॉन्डेड पोजीशन को आप क्या बोलते हो? विनाइलिक पोजीशन बोलते हो। और उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर आपने कोई हेलोजन लगा दिया तो उसको आप क्या बोलोगे? विनाइलिक हैलाइड बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये दिया हुआ है, ये, तो ये आपको क्या हो जाएगा? ये आपका कौन सा क्लोराइड हो जाएगा? इस क्लोराइड का टाइप क्या हो जाएगा? इस क्लोराइड का टाइप क्या हो जाएगा? कोई बताएगा?
इस क्लोराइड का टाइप हो जाएगा बिनाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? बिनाइल क्लोराइड। तो बिनाइल क्लोराइड, उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा बिनाइल क्लोराइड क्या होगा। क्या ये वाला बिनाइल क्लोराइड है आपका, कि या ये बिनाइल क्लोराइड है जो मैंने आपको बना के दिया है? क्या ये बिनाइल क्लोराइड है? ये आपका बिनाइल क्लोराइड नहीं है। तो मैंने कहा कि बिनाइल क्लोराइड वो होगा जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे आपका क्या लगा होगा, हेलोजन लगा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बिनाइल क्लोराइड बोलेंगे। तो ये आपका बिनाइल क्लोराइड नहीं है। आपका बिनाइल क्लोराइड क्या होगा? अगर इस तरीके से लगा हुआ है ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिनाइल क्लोराइड हो जाएगा। ओके, तो बिनाइलिक एक पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की पोजीशन है। अगर आपने एक नाम सुना होगा, बहुत कॉमन नेम है जिसको हम बोलते हैं पीवीसी। अगर आपको किसी को नाम याद है पीवीसी, नाम याद है पीवीसी? इसकी फुल फॉर्म, पीवीसी की फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहां पे अगर मैं यहां का इसके पॉलीमर, ये तो पॉलीमर एक फॉर्म है, इसके मोनोमर की अगर मैं बात करूंगा तो मोनोमर का मतलब ये होगा कि ये आपका क्या होगा? बिनाइलिक क्लोराइड होगा। कैसा होगा? बिनाइलिक क्लोराइड होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की बात नहीं कर रहा हूं अनंत, मैं केवल बात कर रहा हूं पीवीसी की। पीवीसी आपका क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो आपका मोनोमर होता है वो आपका होता है बिनाइल क्लोराइड। और उसका मतलब क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उसके ऊपर आपका क्या लगा हुआ है? हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया है आज के लेक्चर में वो आपको समझ आया होगा। कैसा लगा लेक्चर ये जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं कैसा लगा है लेक्चर। और आने वाले लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपको मैं दो बातें बता देता हूं कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स में पढ़ना है, आपको मेरी क्लासेस में पढ़ना है, तो दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाते हुए जाता हूं उसकी कनेक्टिंग में पिछले चैप्टर से कराते हुए जाता हूं। तो आपको पिछले चैप्टर अच्छे से पता होने चाहिए, चाहे आपने 11th में पढ़ा है थोड़ा बहुत जितना भी आपको आता है। अगर नहीं आता तो वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्लास में केवल गमलों की तरह नहीं बैठना है। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप अटेंड होके करो, मतलब आप एक्टिव होके क्लास अटेंड करो। कमेंट सेक्शन में लिखो, समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो मैं सबको जानता हूं अवंती में जितने भी हैं, बाकी आप लोग मुझे जानते हैं और आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो जरूर बताएं। और कुछ कहना चाहते हैं देवराज और कुछ, चलो मैं सबको एक एक करके अनम्यूट करता हूँ फटाफट से। देवराज बताएं। सर आप हमारा जो स्टीरियो केमिस्ट्री चल रहा था उसका रिवीजन कब कराएंगे? बेटा उसके लिए अभी हम डिसाइड करेंगे टीम के साथ बैठ के कि आपका वो टॉपिक का स्लॉट कब दिया जाएगा, उस पे हम तब उसको कंटिन्यू करा देंगे। और एक और बात मैं बता दूं स्टीरियो की, सुन लो। जब हम SN1 मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहां पे स्टीरियो आएगा तो मैं आपको वो स्किप नहीं कराऊंगा, मैं वहां पे आपका वो कवर करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि सर अभी तक जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हो रही थी उसमें हमारा जियो से ही चल रहा था और सर ने ज्योमेट्रिकल पढ़ाया हमें, तो वो कह रहे थे कि पहले हम वो करवाएंगे फिर आगे ऑर्गेनिक करवाएंगे, तो इसलिए बोल रहा था मैं। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी आगे वाले इसी चैप्टर के लेक्चर में आगे SN1 SN2 टाइप की मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगी जहां पे स्टीरियो चेंज होता है। तो वहां पे मैं स्टीरियो जब चेंज कराऊंगा तो मैं आपका डिस्कशन पूरा करा दूंगा कि स्टीरियो कैसे डिस्कशन में आएगा वो। ठीक है, ओके सर। और किसी का कोई डाउट है? अरे यार क्या हो गया? हाँ जी। सर, हाँ जी सर, आपने अभी जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स करवाए थे इससे पहले, सर उसका मतलब ये तो सब्जेक्टिव, मतलब आप कुछ ट्रिक बताते हो इसका? हाँ बेटा मैंने उसकी ट्रिक्स बताई हुई है आपको। एक आप परेशान मत होइए, आप लोग बच्चों सारे, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें मेरे दिमाग में आती जाएंगी, जो जो चीजें कनेक्टिंग होती जाएंगी, वो मैं सब आपको शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में भी बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो जो भी मैं बता रहा हूं उसको लिखते हुए जाना, उसको स्किप मत करना। ठीक, ओके, चलो। और कौन है? वरदान।
हेलो हाँ सर। जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, दो कार्बन जब डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं और फिर उसके ऊपर क्लोरीन लगा है तो उसको विनाइल क्लोराइड कह रहे हैं। जी, तो सर अगर दो से ज्यादा कार्बन होंगे तो भी विनाइल ही कहेंगे? दो से ज्यादा कार्बन होंगे तो भी वो पोजीशन आपकी जो है वो बिनाइलिक है एक्चुअली, उस हाँ तो पोजीशन का सर नाम फिर अगर बिनाइलिक हमें है। विनाइल क्लोराइड के दे दिया तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कितने कार्बन एक्चुअली चेन जब है? आपको बिनाइल क्लोराइड देगा तो बिनाइल क्लोराइड के लिए आपको दो ही कार्बन अटेंड करने होते हैं, दो ही कार्बन लिखने होते हैं बिनाइलिक में। मैं आपको पोजीशन बता रहा था कि पोजीशन का मतलब क्या होता है बिनाइलिक, ठीक है। तो सर ये जो लास्ट में आपने स्ट्रक्चर बनाया है, बिल्कुल लास्ट में टिक लगा रखा है, उसका उसका हम्म। उसका नेम क्या होगा यूपीएससी? इसका इसका कॉमन नेम नहीं होगा ये, आप अगर आप इसको लिखेंगे तो ये होगा तो बिनाइल क्लोराइड, लेकिन ये आपका बिनाइल क्लोराइड एक्चुअली करेक्ट नहीं है। इसका जो नेम आएगा वो आपका आईयूपीएसी नेम ही आएगा, ठीक है। बिनाइल क्लोराइड केवल समझाने के लिए आप बोल सकते हो कि इसमें जो क्लोरीन लगा हुआ है वो बिनाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है, बस। ओके सर। ओके, ओके सर। चलो। और सबको समझ में और किसका है? ठीक है। देवराज कुछ कह रहे हैं। यार तुम अनम्यूट ही नहीं हो रहे देवराज, क्या होगा? नो सर, हाँ कोई जी। डाउट नहीं है सर, तो वो गलती से हो गया वो। ओके चलो ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लियर करते हैं, यहीं पे कवर करते हैं, और बाकी जो भी आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ के आएगा ताकि अगली क्लास में आप इसको कनेक्ट कर सकें, ठीक है। ओके ठीक, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और अगर आपको अच्छा लगा हुआ है तो जरूर आप याद करिएगा, बाकी हम आगे देखते हैं, ठीक है। ओके बाय।